न्यूज नाउ देख रहे हैं आप और इस वक्त में भदरवा में हूं। असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से हम लोग जो है वो पिछले कई दिनों से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वो घूम रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेन बाजार है भदरवा का और यहाँ पे कुछ हमारे साथ सियासी लोग और इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इलेक्शंस के हवाले से इस बार 2024 में क्या कुछ खास है भदरवा में। और सबसे पहले मेरे साथ नीरज सिंह मनहास हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनके साथ बैठे हैं राशिद चौधरी जो कि पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे एक्सट्रीम राइट मोहम्मद इकबाल मीर हैं जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। शौकत अली मलिक साहब हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका प्रोग्राम में स्वागत है। नीरज जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं भदरवा की और क्या लगता है आपको कि इस बार भदरवा में चुनाव को लेकर कैसा माहौल रहेगा? जी देखें, जहाँ तक चुनाव की बात है तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है एक सपना बन गया था, क्योंकि 10 साल का एक टाइम जो है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। तो 10 साल यहाँ सरकार ना होने की वजह से कई जगह जो है लोगों को सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है तो मुझे लगता है कि 60% लोग जो है उनमें चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह है। और इस बार मुझे लगता है कि देखने को ये मिलेगा कि 60% जो है पोलिंग होगी, 60% जो है मतदान होगा। और इस बार जो है लोग जो है बड़ी सोच समझ के मतदान करेंगे। इस बार जो है हमें ये लगता है कि लोग किसी छलावे में आने वाले नहीं, कि कोई किसी प्रकार की गलत नीति अपना के कोई इज्म वाली बात करके इस बार ऐसे वोट नहीं मिलेगा। इस बार वोट जनता से लेना जो है वो बहुत ही सोच समझ के जो है, जितने भी लीडर हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत सोच समझ के जो है स्टेटमेंट देने हैं और बहुत सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है। इस बार जनता जो है वो विकास के नाम पे वोट देगी और मुझे लगता है कि इस बार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनेगी वो बहुत ही मजबूत और साफ सुथरी सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं डोडा के काफी वायरल रहे और आपने खुद कहा कि इस बार कोई बयानबाजी नहीं होगी, कम्युनल लाइंस पे जो है वो चुनाव नहीं होंगे। बहुत ज्यादा टिप्पणी हुई उनके बयान को लेकर। आपको लगता है कि भदरवा में ऐसे जो बयान है वो काम नहीं करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं कि आज का वोटर जो है, आज का आदमी जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर है। सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो क्लिपिंग चलती हैं उनमें एडिटिंग भी हो सकती है। अगर आप डोडा के प्रत्याशी की बात करते हैं तो ऐसे एक क्लिपिंग जो है वो किश्तवाड़ से सज्जाद साहब किचलू की भी जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब सच्चाई क्या है, सज्जाद साहब किचलू ने क्या किया ये उन्हें मालूम, लेकिन एक क्लिप जो है चल पड़ी, जनता ने एक मैसेज किया कि वो कह रहे हैं 4 तारीख के बाद आपको देखेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि उस क्लिप का भी कोई असर नहीं होने वाला है। ये जो क्लिपिंग है, ये एडिटिंग है। आज हर आदमी जो है अवेयर है, इस प्रकार की क्लिपिंग से कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है मैदान में काम करने वाली बात है। जनता को जो पसंद आएगा वो उसी को चुने। चलिए राशिद चौधरी साहब, किस नजरिए से देखते हैं आप इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में? 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, भदरवा बहुत सेंसिटिव रहा है चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करता हूं इस अमल का। गुज़िश्ता 10 वर्षों से अगर देखा जाए तो यतीमों की तरह ये जम्मू कश्मीर रियासत रियासत नहीं बल्कि रियासत के दर्जे को छीन के ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी साथ में बैठे हैं जो बात करते हैं डेवलपमेंट की। और अभी जिन्होंने बात की कि इंतखाबात हो रहे हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होना एक अलमिया है किसी भी जगह के लिए, जैसा नीरज सिंह मनहास साहब ने कहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का बेसिकली ये कथनी और करनी के अंदर बहुत तजाद रहता है। हमेशा जो ये कहते हैं वो करते ही नहीं है। यही मरकज के अंदर, सरकार के अंदर है और जिन्होंने 10 बरस से इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को यतीमों की भांति छोड़ दिया। 10 बरस से, गुज़िश्ता 10 सालों से इंतखाबात यहाँ पे नहीं करवाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का कसूर है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं हम। आखिरकार 10 बरस के बाद इनको ये लगा कि यहाँ पे इंतखाबात होने चाहिए तो खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत के लोग इस वक्त नाने शबीना के मोहताज हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त नाली और गली और कोचा और जिस भी शख्स का जिस भी हवाले से कोई काम है, जिस भी मुसीबत या मशक्कत में फंसा हुआ है, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार हम मानते हैं, लेकिन
जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने के बाद ये हो सकता है कि जो हम लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मरकज के से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनकी तहवील पे हमें छोड़ दिया गया था, कम से कम उस अलमिये से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का एक नुमाइंदा जाएगा जो एक्सेसिबल होगा, जिसके पास एक्सेस होगा यहाँ के लोगों का, जिसके पास पहुंच सकते हैं और अपनी जो भी डिमांड्स हैं उनको रख सकते हैं। तो सबसे पहले इंतखाबात के लिए तो मैं ये कहूंगा कि खुशाइन कदम है कि देर आए दुरुस्त आए, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले 10 साल के बाद जो इलेक्शंस हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नजरिए से देखती है इन चुनाव को? जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशाइन बात है, 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के का ये एक ख्वाब था। आप बोल भी गए थे कि यहाँ इलेक्शन होगा कभी या नहीं होगा। जी, हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशकूर और ममनून हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो आज भी इलेक्शन करवाने के हक में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अल्टीमेटम टाइम दिया था कि आप इस वक्त तक चुनाव करवाएं। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मशकूर और ममनून हैं। बाकी रहा चुनाव का सवाल, चुनाव में जो ये आजकल भाषणबाजी हो रही है, ये अभी भदरवा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे पोस्टर लगे जो नाकाबिले बर्दाश्त थे, जिसकी शिकायत डीसी साहब से की और वो पोस्टर सब उतार दिए गए और वो सीज कर दिए गए। ऐसे में चुनाव लड़ना, क्रिमिनलाइज करना, ये हम लोग नहीं चाहते थे। चुनाव लड़े, जैसे जिसने लड़ना है लड़े, जीते, जिसने जीतना जीतना। हम तो अपने कैंडिडेट का सिर्फ उसका विजन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन पे लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ दोनों कम्युनिटियों के लोग इस वक्त जुड़े हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब तक पहुंच जाए। चलिए, शुक्रिया। असरार साहब, आपका स्वागत है। आपने लेट हमें ज्वाइन किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आप। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, और खासकर खिताए चिनाब की बात करें, भद्रवा की बात करें, लेकिन आज़ाद साहब जो है वो भद्रवा से चुनाव जो है वो नहीं लड़ रहे हैं, या यूं कहें तो आज़ाद साहब की जमात जो है वो भद्रवा में नहीं दिख रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो शुक्रिया आपका। देखिए, जहां तक डीपीएपी की बात रही, यहाँ पर जनाब असम साहब घोनी को यहाँ पर मैंडेट दिया गया था, लेकिन कुछ नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक डिसीजन लिया गया था। पूरी मीटिंग में बात हुई थी, उन्होंने जाहिर समझा कि बेहतर समझा कि इस वक्त अगर मजबूत जो दावेदार होगी उनको मौका दिया जाए, क्योंकि सामने है बीजेपी है, सारा फोकस उनके ऊपर था। क्योंकि इल्जामात ये भी लगे थे कि आज़ाद साहब एक बी टीम है बीजेपी के। जी, उसका एक हमने एक दिखाया हमदर्दी, हमने दिखाई भद्रवा के लिए। ये हमदर्दी थी, भद्रवा असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, भद्रवा के लिए ये एक डिसीजन लिया गया, क्योंकि हम अक्सर आज़ाद साहब ने भद्रवा के लिए अच्छा ही समझा है, सोचा है, जो भी किया है आज़ाद साहब ने काफी अच्छा काम किया है यहाँ पर, ये हर एक को मालूम है। अगर ये डिसीजन लिया गया था कि आज़ाद साहब की तरफ से अपना कैंडिडेट यहाँ पर चुना गया था, वो असम साहब गोनी थे, वो भी भद्रवा के ही है, रहने वाले हैं जी। लेकिन इन दी एंड जब मीटिंग्स हो गई, उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि हम विड्रा करते हैं। विड्रा किस बेस पे किया? उन्होंने कहा मजबूत अगर करना है आपने, अगर आपको बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी के साथ लोग खुश नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर सेंटर की आप बात करें, पिछले 10 साल से लोग पीछे जा रहे हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे थे। हाँ, यहाँ पर अभी हमारे सीनियर हमारे शौकत साहब मलिक ने अभी कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते थे इलेक्शंस हो, टाइमली इलेक्शंस हो, क्योंकि यहाँ के लोगों की जरूरत थी हो, क्योंकि वो जरूरत, अगर यहाँ के लोगों की आवाज थी, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, किसके पास जाते यहाँ के लोग? क्योंकि आप जानते हैं भद्रवा और बलेसा, चिराला जैसा एरिया,
यहाँ की लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहा था, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया गया, यहाँ के लोगों की आवाज नहीं सुनी गई, क्योंकि हर एक चाहता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव हो, असेंबली में जाके बात करे। और वही डिसीजन आपने कहा, आजाद साहब इस बार इलेक्शन में खुद नहीं उतरे, उनकी सेहत ठीक नहीं रही, सभी को मालूम है। अगर ये डिसीजन लिया गया, ये भी एक जो इल्जाम था इनके ऊपर कि ये बीजेपी की टीम है, वहां से मैं समझता हूं क्लियर कट एक मैसेज सबके सामने है कि ये बी टीम कोई नहीं है। अब हम चाहते थे, भद्रवा के लोग ये चाहते थे कि कोई एक कैंडिडेट अब भद्रवा में उठे, वो कांग्रेस से हो या एनसी से हो। इन दी एंड जो हायर उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा ये फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। फ्रेंडली कंटेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क एक फिर से रह गया कि ये एक फ्रेंडली कंटेस्ट क्या हुआ। देखिए, इलाके को जो तरक्की करेगा, इलाके को जो आगे ले जाएगा, उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस को वोट दो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एनसी को वोट दो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी को वोट दो। अब राइट्स हर एक के पास हैं, वोट मेरा है वो एक ही काउंट होगा, इन भाई साहब का वोट अगर होगा वो भी एक ही काउंट होगा। हम चाहते हैं कि इलाके को जो रिप्रेजेंट करे, इलाके की जो हमदर्दी करे, इस इलाके में जो नीड है, जो जरूरत है इस वक्त, जो लोगों की आवाज है वो आगे पहुंचे। हम यही चाहते हैं कि इस वक्त मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं, अपने एंड से मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, वोट सोच समझ कर डालें। जिसको भी डालना है, राइट्स है आपका, जिसको भी वोट डालना है आपने सोच समझ कर अपना वोट डालें, जाया ना करें। इस वक्त आपके जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद एक मौका मिला है आपको, अपना राइट है आपका, तो आप सोच समझकर वोट डालें, ताकि इलाके को देख के, यहाँ के इलाके की जरूरत जो है, यहाँ इलाके में जो जरूरत है, यहाँ इलाके के लोग जो चाहते हैं, जिस लीडर से ख्वाहिश है, उसको वोट डालें। हम यही हमेशा से यही आवाज रही है, इलाके की तरक्की हो, वो कोई भी पार्टी हो, वो बीजेपी की पार्टी हो, वो एनसी की पार्टी हो, वो कांग्रेस की पार्टी हो, हमारा सपोर्ट रहेगा जो इलाके को तरक्की करेगा, जिस इलाके को अपग्रेड करेगा, यहाँ इलाके की आवाज आगे तक पहुंचाएगा। वो भलेसा की बात हो, वो भद्रवा की बात हो, वो चिराला की बात हो, वो बहला की बात हो, हर एक चाहता है कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचे। जो जरूरत है यहाँ पर आप देखें, इस वक्त डिमांड जो है डिस्ट्रिक्ट की, आपने कई बार सुना होगा, यहाँ के लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत दिल से चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिले। डिस्ट्रिक्ट इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का कारोबार कहीं ना कहीं हद तक उससे काफी आगे बढ़ सकता है, यहाँ का कारोबारी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा रोजगार का एक जरिया बन सकता है ये इस इलाके के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ के इलाके के लिए सोचे, भद्रवा के लिए सोचे, बलेसा के लिए सोचे। मेरा यही रहेगा कि वोट दें, उस पार्टी को दें जो आपकी पार्टी आगे बात पहुंचा सके। चलिए, इकबाल मीर साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सिचुएशन को जो है वो काफी करीब से देखते हैं। अलमिया ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने जो है वो बाकी जगह पे तो अलायंस किया, लेकिन यहाँ पे अलायंस नहीं हुआ, बल्कि अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो बानिहाल में भी यही हुआ, डोडा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो कहीं ना कहीं एक इल्जाम ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो खिताई चुनाव को जो है वो बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि जहां तक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का सवाल है, ऐसी कोई टर्म जो है वो इलेक्शंस में नहीं है। जब आपके बिलमुकाबिल कोई खड़ा होता है तो आप तो कभी नहीं ये चाहेंगे कि कोई ऐसी दोस्ती हो जिसमें मैं हारूं आप जीतें, या आप जीते मैं हारें। अब भद्रवा की जो सिचुएशन बनी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेतृत्व कर रही है और पिछले लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट भद्रवा में मिला है। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का भी और आपके व्यूवर्स को भी मैं आदाब और सलाम पेश करता हूं। देखिए, सबसे पहले खुशी की बात यह है कि काफ़ी 10 सालों के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी कुछ हद तक बहाल होने जा रही है। मैं बहाल होने को नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनकी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं फुल फ्लैज डेमोक्रेसी यहाँ अभी भी देखने को नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से सेंटर ही JNK के अंदर अभी भी रूल करेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा फ्रेंडली अलायंस यहाँ पे हुआ, मेरे हिसाब से देखो, अगर JNK में अलायंस कहीं पे डिजर्व करता था तो वो यही चिनाब रीजन है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो अलायंस का एक मोटिव था बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना, तो कहीं ना कहीं यही वो एरिया था, चिनाब रीजन, जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट्स चाहे किसी भी पार्टी को टक्कर दे रहे थे, मुकाबले में इस वक्त वो हैं।
तो यहाँ पे फ्रेंडली अलायंस का नाम देना कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत बड़ी साजिश की गई है। किस तरह की सोच यहाँ पे रखी गई है कि हमारे यहाँ पे जरूरत थी इस चीज के अलायंस यहाँ होता है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। उसके पीछे रीजन क्या रहे अभी वजूहात वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन आज की डेट में मैं इतना कहूँगा, देखिए जो अलायंस है इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पे फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, तो फ्रेंडली कंटेस्ट इलेक्शन में तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनसीपी जोरों शोरों से अपना कैंपेन कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। तो अलायंस पार्टनर एक दूसरे के ऊपर आपने देखा कि कांग्रेस से कोई जाता है तो जोरों शोरों से उसका वेलकम एनसी वाले करते हैं, यहाँ से खिंचातानी चल रही है तो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये कोई अलायंस तो नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग करने की बात कर रही है, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह मैं ये कहूंगा कि जो सियासी लीडर सीनियर हमारे जेएंडके के अंडर थे उन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। चुनाव वैली को लेके वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इसके बाद देखो एक जनरल मैसेज में दूंगा पब्लिक को कि पब्लिक समझदार है। हायर अथॉरिटीज हायर लीडर्स के मैंडेट देने से कुछ भी नहीं होता है। मैंडेट जो ओरिजिनल होता है वो लोगों का वोट होता है, वोट ही हार जीत का फैसला करता है। तो लोगों को अपने शऊर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनको देखना चाहिए कि आज तक किसने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, कितने इश्यूज किस लीडर ने यहाँ पे उठाए हैं। तो एक सोच बनानी चाहिए और एक साइड डिसाइड करके अगर अभी भी सारे लोग एक साइड होते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकुलरिज्म की जीत हो जाएगी। जैसा मेरे भाई साहब ने, राशिद साहब चौधरी ने कहा कि बीजेपी आज तक भद्रवाह में काम करने में फेल हुई है, और अभी शुरुआत में ही आपने देखा कि डोडा में अजय सिंह राणा जी ने पहला ही बयान कम्युनल दे दिया। चाहे ये इसको मीडिया में आके अभी बोल नहीं रहे हैं, उसको एडिटेड वीडियो करार दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने दिलीप सिंह परिहार साहब का कोई ऑफिशियल वर्जन उसके ऊपर नहीं देखा कि वो इस बयान पे क्या स्टैंड ले रहे हैं। तो ये कम्युनिज्म की जो सियासत है वो भद्रवाह में स्पेशली नहीं चलेगी, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट भद्रवाह में सिर्फ ढोल नगाड़ों में ही हमने सुनी है, मीडिया में आके इन्होंने चिल्लाया चीखा है, लेकिन ग्राउंड पे मैंने आज तक इनका कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो टनल को लेके बात करते हैं, गंडोला को लेके बात करते हैं, रोड्स की लेकर बात करते हैं। परसों मैंने दिलीप सिंह परिहार साहब को सुना कि नहीं भद्रवाह में फलानी रोड मैंने दी, फलानी रोड मैंने दी, लेकिन जब इन इश्यूज के ऊपर बात करो तो वो कहते हैं भाई मेरे पास तो पावर थी नहीं, मैंने 1.5-2 साल का टेन्योर मिला उसके बाद जी। लेकिन जब उनको क्रेडिट लेना होता है तो वही पब्लिक के सामने आके कहते हैं भाई ये फलानी रोड मेरी है, फलानी काम मेरा है। तो भाई साहब जब डेवलपमेंट नहीं हुए, जहाँ पे इश्यूज हैं, जहाँ पे आपने काम नहीं किया, तो उसका रेस्पॉन्सिबल भी आप हो। जी चलिए इसका जवाब नीरज जी से लेते हैं। नीरज जी, बहुत सारे सवाल पूछे यहाँ पे पैनलिस्ट ने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कम्युनल लाइंस पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। दूसरा ये कहा कि आपके पास भद्रवाह का मैंडेट था, लेकिन आपके प्रत्याशी ने, आपके एमएलए ने भद्रवाह में क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, उसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ जानकारी देंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे डीपीएपी है, या चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सबका एक ही मकसद है कि बीजेपी को हराना है। ये वेव लेके लोग चल रहे हैं। तो आप बताएं कि कम्युनल कौन है, भारतीय जनता पार्टी है या बाकी लोग? लोगों में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सब ने मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और यहां सेकुलरिज्म का मतलब है बीजेपी को हराना। ये लोग ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी कम्युनल है और ये बाकी सब सेकुलर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है नारा है सबका साथ सबका विकास। और आप जाके देखिए ग्राउंड में गुज्जर, बकरवाल, मोहम्मदन जितने हैं वो सब बीजेपी के साथ चल रहे हैं। क्या ये लोग उनको मुसलमान करार नहीं देते हैं? क्या वो लोग मुसलमान नहीं है? ये बताएं, क्या वो मुसलमान नहीं है? इतने बड़े बड़े मुसलमान नेता जो है बीजेपी के साथ चल रहे हैं। सिख, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, पहाड़ी, सब लोग मिलके जो है, क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और जहां तक विकास की बात है, जो जितना सा समय जो है दिलीप परिहार को मिला, क्योंकि सब जानते हैं कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या परिस्थितियां रही, जितना सा भी समय जिस एमएलए को मिला उसने काम किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जब यहां सरकार नहीं रही तो एमएलए के पास जब कोई पावर नहीं तो वो काम कैसे करेगा? हाँ, अलबत्ता वो कोशिश करता रहा, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यहां से जो है प्रोजेक्ट वहां जाते रहे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाता है और किसको नहीं दिखाता है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ भद्रवाह नहीं देखना है जी। लेकिन फिर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि छतरगला का जो टनल है उसको जो है ग्रीन सिग्नल मिला है। अब काम कब शुरू होता है? इस साल होता है, अगले साल शुरू होता है, ये अलग बात है। ये नितिन गडकरी जी की मर्जी, क्योंकि वो सेंट्रल में रोड के मिनिस्टर है।
वो जब जो है छतरगढ़ टनल का काम शुरू करना चाहेंगे तब शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखें, टनल कोई भी बनाता है, मैं कहता हूं एक बार जो है टनल अगर मंजूर हो जाता है, हो सकता है कल को बीजेपी की सरकार ना रहे, कोई और सरकार आती है, कांग्रेस की आती है, तो वो काम चलता रहेगा, उसका श्रेय कांग्रेस लेगी। मसला ये है कि डेवलपमेंट जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस, डेवलपमेंट चलती रहेगी, कोई भी सरकार आएगी उसको डेवलपमेंट करनी है। लेकिन मैं ये नैरेटिव देख के जो है, मैं ये नैरेटिव देख रहा हूं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे दोस्त है राशिद साहब, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, और इनका भी एक नैरेटिव है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है। तो फिर आप बताएंगे क्रिमिनल कौन है, भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल है या बाकी सब लोग क्रिमिनल है? आप जैसा आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, गजय सिंह राणा का जो स्टेटमेंट वो इलेक्शन का नहीं है, वो कोई पुरानी वीडियो निकाल के जो है उसको एडिटिंग की गई है, उसमें साफ दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी लाइन पे क्रिमिनल नहीं, चाहे वो सज्जाद किचलू का वीडियो है, चाहे वो किसी और का है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एंगल से जो है यहां जो है क्रिमिनल बेस पर वोट पड़े, इलेक्शन को पोलराइज नहीं करना है। मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि सज्जाद किचलू की यार कोई वीडियो आई है उसमें ध्यान मत दो, आप ये देखो कि डेवलपमेंट कौन कर सकता है, आपको किसके ऊपर विश्वास है, आपने उसको वोट देना। और मुझे लगता है कि देखें, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि पूरी जनता जो है उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, इन लोगों का काम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास मुद्दा कोई नहीं। इन 10 साल की बात तो सब करते हैं, 10 साल से पहले यहां क्या हुआ, 10 साल से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने यहां कौन सी दूध की नदियां बहाई थी भद्रवाह के अंदर, भद्रवाह के अंदर क्या किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस? ये सब कोरी बकवासबाजी है। और मैं समझता हूं कि ये सब लोग जो हैं मिलके इलेक्शन को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा पूरी जनता से जो है ये निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की अपील है कि हमने क्रिमिनल लाइन्स पे नहीं जाना है। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं। हमने विकास देखना है, हमने उस नेता को चुनना है जो हमारा विकास कर सकता है। चलिए राशिद साहब, बहुत सारे सवाल जो है वो उठाए नीरज जी ने, खासकर आपके बारे में भी कहा कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जो है वो जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हैं। कम्युनल ये नहीं, कम्युनल आप लोग। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा मुद्दा और मकसद तमाम लोगों का, आप चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की बात करें, कांग्रेस के साथ जो अलायंस है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट का नाम दे के एक बड़ा मजाक किया गया जम्मू कश्मीर के ये छोटे से रीजन के साथ, चिनाब खित्ता के साथ। लेकिन खैर, इट हैपेंड एवरी टाइम, ये हमने हमेशा देखा है। वी हैव बीन डिसीव्ड, एंटायर चिनाब वैली हैज बीन डिसीव्ड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस सिंस 1947। मुझे कहने में जरा भी आर नहीं है, हमेशा से ही चिनाब खित्ता को दरकिनार किया गया है। खैर, ये इस वक्त बहस का मौजू नहीं है। मौजू ये है कि आपका मुद्दा और मकसद भारतीय जनता पार्टी को पावर से बाहर रखना है, ये नहीं। हम लोग ये कहते हैं डिवाइसिव फोर्सेस को बाहर रखने के लिए, ये मेरा बयान नहीं है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद का बयान है, ये कांग्रेस के कायद का राहुल गांधी का बयान है, ये पूरे मरकज, पूरे हिंदुस्तान मुल्क के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें, उनका बयान है कि डिवाइसिव फोर्सेस और जो सोशल फैब्रिक को जिस फोर्स से खतरा है, उस खतरे को ताकत से बाहर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। टेक्निकली भी अगर देखेंगे आप, क्योंकि जमहूरियत के हिसाब से ये मुल्क चलता है और जमहूरियत का कत्ल है ये। अगर जमहूरियत की बात आप करेंगे तो मेरे हिसाब से जमहूरियत का, और डेवलपमेंट की बात की नीरज सिंह माना साहब ने, तो मेरे हिसाब से हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट की बुनियाद जो है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलर फैब्रिक का जिंदा रहना जो है वो बुनियाद बनता है किसी भी तामीर का। जी, कम्युनल एंगल की बात इन्होंने की, गजय सिंह राणा साहब की तकरीर देखिए, हम ये बता रहे हैं आपको कि इन्होंने सजाद किचलू साहब की बात अभी की कि सजाद किचलू साहब का ये कम्युनल एंगल नहीं है, तो फिर क्या है? कि अगर गजय सिंह राणा जी को किसी ने पॉइंट आउट किया, आप गजय सिंह राणा को क्लेरिफाई नहीं करते हैं, बल्कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद अहमद किचलू का काउंटर पार्ट सामने लाते हैं कि सजाद ने भी कहा तो हमने भी कहा, सजाद ने कहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने कल भी, मुझे अभी याद है, कल हम लोग एक डिस्कशन में बैठे थे, हमारे काबिल एहतराम साथी ने मुझसे यही सवाल पूछा था, मैंने ये कहा था कि जितना हम खिलाफ गजय सिंह राणा के बयान के हैं, उतना ही खिलाफ हम सजाद साहब किचलू के बयान के भी हैं। हमारा ये मानना है कि मरकज को काम करना चाहिए, और फिलहाल इस वक्त मरकज नहीं बल्कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बयानात अगर आते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन, अगर कहीं भी इफ वी सी एनी वायलेशन इन दीज इलेक्शंस,
तो हम ये एक्शन लेंगे। तो मैंने ये उनसे गुजारिश की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहिए। गजे सिंह राणा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वायलेशन है तो जो भी धाराएं बनती हैं और जो भी कानून कहता है, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून की धाराएं जो हिंदुस्तान का कानून है, किसी मुसलमान का या किसी हिंदू का, किसी सोशल एक्टिविस्ट का नहीं, हिंदुस्तान का आईन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू मुसलमान सिख हेट्रोजेनस सोसाइटी है। देखिए होमोजेनस सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं हम लोग, हेट्रोजेनस सोसाइटी है ये। तो उन सब लोगों को मद्देनजर रखते हुए जो हिंदुस्तान का आईन फ्रेम हुआ है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं दोनों पार्टियों पे लगाएं। अगर आपने एक बयान दिया इलेक्शन कमीशन ने कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो क्यों नहीं। इससे बेहतर यह है कि पोलराइजेशन की एजेंडा, चाहे मैं बोलूं चाहे नीरज सिंह मनाज बोले, चाहे सजाद अहमद किचलू बोले या वो अपने गजे सिंह राणा साहब कंडम करें। अब रही बात इनके की डॉक्टर्ड वीडियो है, आपको भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये एक पॉलिटिकल नारा है। जुर्रत की बात मैं आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, मैं हमेशा से कहता आया हूं ही वॉज राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, मैं हमेशा से कहता आया हूं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब शपथ लेते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वजीर आजम के तौर पे, और कॉरिडोर के अंदर फोटो लगा दिखता है जवाहरलाल नेहरू का, दूसरे रोज वहां से निकलते हैं, वहां से फोटो हटा दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रुकते हैं और पूछते हैं यहाँ पे पंडित जी की तस्वीर थी, वो कहाँ गई? तो जवाब मिलता है कि वो तो साबका प्रधानमंत्री थे, वो उतार दी गई। वो नहीं, वापस लगा दो, वो साबका प्रधानमंत्री नहीं थे, वो प्रथम प्रधानमंत्री थे इस मुल्क के। इसको कहते हैं, इसको तामीर, उस आदमी से आप तामीर की उम्मीद कर सकते हैं। दिलीप सिंह परयार साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वजह रही कल उनसे सवाल पूछा गया इसी शेरी बाजार के पंडाल के अंदर? आपके ही तरह ही एक साथी मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि गजे सिंह राणा के स्पीच को आप कंडम करते हैं या नहीं। उनका यह जवाब क्यों था कि अगर आपने इस मुद्दे पे बात करनी है तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, इतनी ईमानी जुर्रत नहीं है हमारे अंदर, और हम करेंगे भद्रवा की बहबूद, जम्मू कश्मीर रियासत को डेवलप करेंगे, तामीर और तरक्की की बात करेंगे। जब मुद्दों की बात आएगी गिनाने की, पुरानी शराब नई बोतलों में, पुरानी शराब नई बोतलों में 2010 का मंशूर देखिए आपके दिलीप सिंह परयार साहब का, भद्रवा को जिला हेडक्वार्टर का दर्जा दिलाया जाएगा। 2024 में आए हैं दोबारा से वही शराब नई बोतलों में लेके, और वही मंशूर का पहली लाइन है कि हम भद्रवा को जिला का दर्जा दिलाएंगे। कितने वोटरान जो हैं इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, जिला नहीं मिला, नए वोटरान जो नाबालिग थे वो इस बार वोटरान की फहरिस्त में आ गए हैं, उनको भी जिले का ख्वाब दिखाया जाएगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आप कब्र के अंदर जाएंगे। रही बात ये कि इन्होंने कहा कि टिप्पणी करते हैं, नहीं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। चलिए राशिद साहब, बहुत अच्छा आपका पॉइंट आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, अलायंस के बारे में सवाल पूछा गया, और इधर से नीरज जी ने ये भी कहा कि ये लोग कम्युनल हैं, आज तक इन्होंने भद्रवा में क्या कुछ किया, पहले उसका हिसाब दें। जी, जहां तक अलायंस का सवाल है, देखिए मैं क्लियर आपको बोल दूं, महबूब साहब यहाँ भद्रवा में बैठे जी, वो वहां नहीं थे, वो वहां अलायंस, उनकी बात नदीम साहब से हो गई थी कि अलायंस होगा, फिर हमने एक दूसरे का साथ देना है जी। लेकिन नदीम साहब जो है वो कश्मीर पहुंच गए, वो वहां डेरा लगा के बैठ गए। उनके हमरा 2-3 जो एक्स एमएलए थे, लाल सिंह वगैरह 2-4 और थे, उनको उन्होंने प्रेशराइज किया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी उमर साहब ने, फारूक साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि महबूब साहब आपको मैंडेट आप समझो मिल गया है, आप अपनी तैयारी करो। इसलिए ये हमें भी अफसोस है, अलायंस होना चाहिए थे, चाहे उधर मिलता इधर मिलता, हम उसके लिए तैयार थे। हम यहाँ भद्रवा में बैठ के इंतजार करते थे, हमारा कोई आदमी से नजर नहीं गया, हम लड़ने नहीं गए। लेकिन अब ये हाई कमांड की मर्जी होती है, जो उन्होंने फैसला लिया, मोस्ट वेलकम, लड़ेंगे हम, उनसे भी लड़ेंगे, बीजेपी से भी लड़ेंगे, बाकी पार्टियां हैं उनसे भी लड़ेंगे। अब इलेक्शन मैदान में आए हैं, लड़ना तो है। तो बाकी रहा जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि एनसी ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं था जी, मैं एक सरकारी आदमी रहा हूँ, नौकरी की है, 34-35 साल नौकरी की है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त का नमक खा रहे हैं यहाँ के लोग। ये दुकानें जो है, इनका बिजनेस जो है वो
उस वक्त के लोगों की नौकरियां जो यहाँ लगती थी उसका नमक खा रहे हैं। हम लोग उनके वक्त का नमक खा रहे हैं। ये उस वक्त था, नौकरियां मिलती थी, वो देते थे, बांटते थे, वो एरिया वाइज बैठते, डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटते थे। वो तो सब 2010 के बाद 14 के बाद तो हमने सुना ही नहीं। तो यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम लग गया, वो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई पास करे, बड़ी काबिलियत वाला हो। ये गरीब लोग जो तो मारे गए। यहाँ अब एक ही यहाँ भद्रवाह में अभी भी कोई चांस नहीं है। तो हमें पता है जब तक यह स्टेटहुड नहीं मिलेगा, उसमें भी लारे बहुत लग रहे हैं, तो चांसेस नहीं है कि ये यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ एक ही स्कोप है, रोजगार तो नौकरी, सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, ये हमें भी पता है, आम जनता को भी पता है। लेकिन यहाँ सबसे जो वसीला है बेरोजगारी खत्म करने का, वो टूरिज्म है। पिछले 10 साल में टूरिज्म की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। जो 14 साल पहले था वो वहां का वही पड़ा हुआ। तो बाकी जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ बहुत डेवलपमेंट होगी, हमें तो दिखाई नहीं दी। हमें दिखाई नहीं दी। सड़कें जो बनी हैं ये हमारे दिलीप परिहार साहब का काम नहीं था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, ये सारे हिंदुस्तान में बनी है। उसमें भद्रवाह भी उस जिम्मे में आ गया, उसका कोई इसमें रोल नहीं है। बाकी टनल हुआ, गंडोला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त इनको याद है। ये देखना अभी टनल का मसला है, वो बोल रहे हैं, अभी नीरज जी ने बोला कि वो पैसा भी आ गया, अगले टेन्योर तक ये यही चलेगा। अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, 1-2 साल पहले इन्होंने फिर एक आना, पैसा हो गया, अब काम शुरू होने वाला। ये तो हम भी अब पिछले 10 साल से देख रहे हैं। हम भी बड़ी बेदर्दी से इंतजार कर रहे थे कब ये काम शुरू होगा। कुछ ना कुछ यहाँ से 10, 30, 50, 100 हमारे लड़के जो बेरोजगार है वहां लग जाए, कहीं काम थोड़ा बहुत मिला, अपना गुजारा जाए। ऐसी नौबत आई, यहाँ जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है उन्होंने दुकानें किराए पे ली है, 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपया किराया देते। अल्लाह गवाह है, मुझे मेरे पास सबूत है, उनको किराया नहीं निकलता है, किराया जेब से देना पड़ता है। ये डेवलपमेंट है हमारे। चलिए असरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हुई, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो अब्रार चौधरी साहब हैं, उनके राशिद चौधरी साहब, उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें हुई। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये आरोप लगाया गया कि आप सब इकट्ठे होकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा हिसाब किताब की बात की गई कि पिछले कई वर्षों में भद्रवाह में क्या कुछ हुआ है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं यही कहूंगा, देखिए आपने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक समान हो गई हैं। देखिए लोग जब किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो एक फैसला लेना पड़ता है कि उस जगह से निकलने का। वही यहाँ के लोगों का माइंड बन चुका है, क्योंकि बीजेपी ने खाली जुमलाबाजी की है भद्रवाह में, यहाँ पे आके तकरीरें की हैं, कभी टनल के नाम पे अभी बात हुई थी, कभी गोंडोला के नाम पे, कभी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, यहाँ तक कि जो पुरानी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, जो टूरिज्म आया था आजाद साहब के वक्त में, यहाँ पर आपने डेवलपमेंट देखी होगी। यहाँ का टीआरसी डंडी अगर आप आज देखेंगे, वहां पे आपको आज बिल्कुल खंडरात पड़े हुए हैं, खत्म हो चुका है वो टीआरसी। इतनी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको ये मेंटेन नहीं कर पाए हैं। आप टीआरसी सारना की अगर बात करेंगे, वो खत्म हो चुका है, उसको आप लीज पे देके कोई टेंडर डाल के उसको रिनोवेट कर रहा है। आप ऊपर तिलीगढ़ की अगर बात करें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आजाद साहब के टाइम टूरिज्म इन्होंने इतना बढ़ाया था यहाँ पर, लेकिन उसको गिराने की भरपूर कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई थी, क्योंकि बीजेपी ने चाहा ही नहीं कि यहाँ पर कभी डेवलपमेंट हो। हाँ, जुमलाबाजी में कभी इन्होंने यहाँ पर हर रात नई डिस्ट्रिक्ट दी थी, और इनके ही हमारे जो एमएलए हैं इनके दिलीप जी, उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में अगर पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा वो भद्रवाह के लिए दिया जाएगा। रिसेंटली होम मिनिस्ट्री से एक रिलीज आता है, वहां पे लद्दाख के लिए 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं। और मैं दिलीप जी से पूछना चाहता हूं, और यहाँ पर हमारे बीजेपी के जो बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब दिलीप जी ने ऑन रिकॉर्ड है वो बात, अगर उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में अगर पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा वो भद्रवाह के लिए दिया जाएगा,
आज अगर लद्दाख के लिए सेंटर से 5 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होती है, क्या भद्रवाह डिजर्व नहीं करता था? यहाँ के लोग खाली डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते सुनते अब पक चुके हैं। क्या यहाँ पे लोग डिजर्व नहीं करते थे? ये इलाका डिजर्व नहीं करता था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिले? क्योंकि यहाँ के लोग अब आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हमेशा जब बीजेपी को साथ दिया गया, जब बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन जीता, 2 साल तक इनकी हुकूमत रही पीडीपी के साथ, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया पूरे जम्मू कश्मीर का। इन्होंने जम्मू कश्मीर को ही बेच डाला, इन्होंने स्टेट को यूटी में तब्दील किया। ये डेवलपमेंट जरूर की है इन्होंने, स्टेट से लेके यूटी में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू कश्मीर को। अगर ये आज चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने नेशनल हाईवेज दी है, हमने जी टनल सैंक्शन करवाए हैं, कभी गडकरी साहब को नाम नहीं, बंदरगाह बोलते हैं भद्रवाह को और बोलते हैं कि हमने टनल सैंक्शन किया है। जिस मंत्री को भद्रवाह का नाम नहीं पता है, उनको कान में जाके बोलते हैं कि आप यहां पर हमारा एक मोटिव है कि टनल का, आप इसको कहीं ना कहीं भारतमाला में डाल के इसको अनाउंस कर दीजिए। पिछले कई सालों से 10 साल से हम सुन रहे हैं कि डीपीआर बन रही हैं, डीपीआर बन रही है, अब जी काम शुरू होने वाला है, ये होने वाला है। अगर वैसा कुछ होता, आज तक वो काम शुरू नहीं हो पाता। ऐसा कुछ नहीं है, ये जुमलाबाजी रही है, यहां के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है पिछले 10 साल से। लेकिन अब लोगों को समझ आ चुकी है कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्योंकि इस वक्त यहां पर फ्रेंडली कंटेस्ट खेला जा रहा है। हमारी ख्वाहिश थी यहां पर थोड़ा बहुत एकजुट होकर इलेक्शन यहां पर भी होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड भद्रवाह के साथ और वैसा ही सुलूक किया गया। पिछले कई सालों से वही सुलूक, और आज भी वही सुलूक मैं कहूंगा। अगर एक कैंडिडेट होता, या कांग्रेस का होता या हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता, शायद लोग ज्यादा खुश होते, क्योंकि इस वक्त लोग नहीं चाहते थे कि वोट डिवाइड उनका हो, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी इस वक्त अगर आप किसी पब्लिक में भी अगर आप जाके पूछेंगे, लोग चाहते हैं कि हमारा वोट जाया ना हो, क्योंकि इस वक्त जो वोट पड़ेगा वो इस इलाके की तरक्की के लिए वोट पड़ेगा, वो और किसी चीज के लिए नहीं पड़ेगा। कोई क्रिमिनल वो क्या बोलते हैं, बयानबाजी करता है गगन जी, वो कुछ बोलते हैं कि ये उग्रवाद के साथ लड़ाई नहीं है, ये मुसलमान के साथ लड़ाई है। मतलब आपके साथ तो कहीं मुसलमान भी जुड़ चुके हैं, मतलब आप उनको गलत नजरिए से देखते हैं। क्या मुसलमान का वोट आपको नहीं पड़ता है? क्या मुसलमान को आपने अक्सर आतंकवाद की नजर से देखा है? ऐसा कुछ नहीं है। वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है पूरे भद्रवाह को, बलेसा के लोगों को। आपने हर जो भी पार्टी आई है, एनसी की पार्टी रही हो, इससे पहले जो भी पार्टीज रही हैं, बलेसा के अंदर हमेशा वोट बैंक उनको इस्तेमाल किया गया। आप अगर आज भी आप बलेसा के अंदर जाएं, क्या तरक्की हुई है बलेसा में? सबसे ज्यादा वोटिंग अगर होती है बलेसा में पड़ती है, और भद्रवाह में उससे कम पड़ती है। लेकिन अगर आप देखें, बलेसा पीछे ही जाता नजर आएगा आपको, कभी भी आगे फ्रंट फुट में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस बलेसा के साथ सियासत खेली गई, भद्रवाह के साथ खाली सियासत खेली गई, और यहां पर कोई भी तरक्की का काम नहीं किया गया है, खाली जुमलाबाजी हुई यहां। चलिए, ये सब क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें हुई। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे हमरा बैठे जो अपने बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, जो एनसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शौकत साहब, तो शौकत साहब को सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा। शौकत साहब की जो बयान है ना कि भद्रवाह के लोग यहाँ एनसी का नमक खाते हैं, तो जनाब मैं इस बात की यहाँ पे मजम्मत करता हूँ। भद्रवाह का गरीब मजदूर अगर शाम के मतलब दिन को काम में नहीं जाता है, तो शाम में उसके घर में एनसी, ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना कोई आजाद उम्मीदवार जो आज अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, उनके घर में पूछने जाता है कि आपके घर में खाना है, आपके बच्चे के पास कपड़ा है, पहनने के लिए कुछ है, बच्चे को स्कूल में डालने के लिए फीस है। ऐसा कभी भी मैंने नहीं सुना है। तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत है कि भद्रवाह के लोग एनसी का नमक खाते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि बोलते हैं कि भद्रवाह के हमने मसलों मसाइल उठाए हैं, ये मुझे यहाँ पे बताएं कि महबूब साहब भद्रवाह के रहने वाले हैं। ये हम जहाँ पे बैठे हैं चौक, भद्रवाह का सेंट्रल चौक है, एक बार भी 10 साल में मुझे बताएं कि महबूब साहब ने कब यहाँ पे भद्रवाह के लोगों के लिए आवाज उठाई है, भद्रवाह के लोगों के लिए यहाँ पे धरना दिया है, या भद्रवाह के जो इश्यूज हैं, स्कूल के, हॉस्पिटल के, कॉलेज के, यहाँ पे जो इदारे यहाँ से शिफ्ट किए गए, SSB का JNK बोर्ड का ऑफिस यहाँ पे वो शिफ्ट हुआ, तो महबूब साहब ने कब यहाँ पे आके आवाज उठाई, ये मुझे बताएं। इस तरह से लोगों को यहाँ पे गुमराह ना करें। भद्रवाह के लीडरों ने हमेशा घर से बैठ के सियासत की है, लोगों को कुछ 4-5 लोगों के लिए स्पेशली फायदे के लिए बात की है, लेकिन जनरल पब्लिक आज भी वहीं की वहीं है। भद्रवाह आज भी दिन ब दिन पीछे जा रहा है, किसी ने बात नहीं की है यहाँ पे। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, मेरे भाई साहब हैं नीरज साहब, उनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये तो सेंटर का काम है। जनाब 2014 में फुल मेजोरिटी से बीजेपी की हुकूमत थी, आप तब काम नहीं कर पाते हो। 2019 में आपकी सेंटर में मेजोरिटी आती है, आप तब काम नहीं कर पाते हो। अब तो आपका ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है, तो अब कैसे आप काम करोगे?
अब तक तो आपने किया होना चाहिए। आप क्यों खोखले वादे करते हो, लोगों को क्यों यहाँ पे गुमराह करते हो? ढोल बजाने से लोग वोट नहीं देते जनाब, डेवलपमेंट ग्राउंड पे होती है। मुझे दिखाओ आपने पिछले 10 सालों में क्या लोगों के लिए, भद्रवाह के लिए काम किया है। आप सिर्फ बोलते हो फलानी सड़क बनाई, जनाब सड़क सेंटर का प्लान आता है PMGSY के अंडर, वो तो पूरे इंडिया में बनता है। आपने यहाँ पे लोगों को इतना 400 से लेके 1200 तक सिलेंडर पहुंचाया है, उसका जिम्मेवार कौन है? पेट्रोल आपने 60 से 150 रुपए तक भी पहुंचा, 104-105 आज भी चल रहा है। गरीब लोग वहां पे लाइन में लगे रहते हैं। नोटबंदी के टाइम में आपने गरीब लोगों को लाइन में लगाया, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जवाब कौन देगा? तो ये खाली दावे कर रहे हैं कि नहीं हम यहाँ से जीते हुए। भाई जीतना तो बहुत दूर की बात है, भद्रवाह के लोग आपको अब आसपास भी नहीं आने देंगे, जैसा हाल आपने पिछले 10 सालों में भद्रवाह के साथ किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर जमात जो है इन इलेक्शंस में अपना एक मंशूर लेकर जो है वो उतरी है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो सबसे बेहतर है। लेकिन किसका मैनिफेस्टो सबसे बेहतर है और किसका मैनिफेस्टो लोगों को भाता है और खासकर भद्रवाह की आवाम को भाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी चौपाल, हमने भद्रवाह के मेन बाजार में की बातचीत, और इसमें हमने बातचीत की उन लोगों के साथ जो यहाँ पे कुछ सियासी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे। आपने हमारा इस प्रोग्राम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।